नमस्कार दोस्तों, आज स्पेशल 12th क्लास के लिए हम लोग लेकर आए हैं 5 नंबर के जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके बारे में। यह आपका टॉपिक है गोलीय सतह पर प्रकाश का अपवर्तन। ये 12th क्लास के लिए और खासकर एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा। और इसी सूत्र के आधार पर एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आएगा जिसको हम लोग लेंस मेकर सूत्र कहते हैं। तो इस पर आधारित वो है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो लेंस मेकर वीवीआई है और इसको भी हम लोग वीवीआई ही मानेंगे। अभी वीवीआई है, हम इसको लिख देंगे वीवीआई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम देखते हैं, यह आपका एगो सतह है जो गोलीय सतह है। कैसा है? पूरा गोलीय सतह है। इसका रूप है अवतल। गोलीय सतह है जिसका रूप है अवतल है। पूरा कोई कांच का सिल्ली मान लीजिए, चाहे जिस चीज़ का भी सिल्ली हो, इधर सब के सब कांच की सिल्ली है और उसका सतह जो अवतल है। यहाँ पे उसके मुख्य अक्ष पर एगो वस्तु रखे हैं। वो कोई वस्तु, फिगर को पहले हम समझते हैं। वो वस्तु है जिससे प्रकाश की किरण यहाँ पे आपतित होती है और अपवर्तन होकर इस दिशा में जाती है। और वक्रता केंद्र सी है। वक्रता केंद्र सी से जब हम अभिलंब डालेंगे तो हम जानते हैं पहले से कि जब विरल माध्यम से संघन माध्यम में प्रकाश अपवर्तन करता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। तो स्वाभाविक रूप से यह अभिलंब है, तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, क्योंकि यह माध्यम विरल है, हवा का माध्यम है, यह माध्यम संघन है, कांच का माध्यम है। तो इसका हम अपवर्तनांक मान लेंगे μ1 और इसका अपवर्तनांक मान लेंगे μ2, यानी कांच का अपवर्तनांक μ2 और हवा का अपवर्तनांक μ1 मान लेंगे। तो अपवर्तन के नियम से देखिए, जब इस किरण को हम पीछे की तरफ आभासी रूप से बढ़ाएंगे तो यहाँ पर यह मुख्य अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा। यानी यहाँ से भी यदि किरण जाए तो दोनों किरण कहाँ प्रतिच्छेद करेंगे? यहाँ पे करेंगे। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? आई पर बनेगा। इस वो वस्तु का प्रतिबिंब आई पर बनेगा और सी अब का वक्रता केंद्र है। तो इसी के साथ को हमको अपवर्तन के नियम को सिद्ध करना है। आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हमें लगता है कि फिगर समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ पे त्रिभुज ओ ए पी में बात करते हैं। तो त्रिभुज ओ ए पी में आइए हम लोग देखते हैं। त्रिभुज ओ ए पी में टेन अल्फा बराबर, तो टेन अल्फा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो इस थीटा को हम जब मध्य नजर रखेंगे तो लंब ए पी हो जाएगा और ओ पी इसका आधार हो जाएगा। तो टेन अल्फा बराबर ए पी बटा ओ पी। अब यहाँ पे हमको देखना है कि अल्फा का मान बहुत 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 छोटा होता है, क्योंकि यह जो ए बिंदु है ना, हम यह अत्यंत पी के करीब होगा, जिसको हम नगण्य मानेंगे। जो बिंदु ए है इसको जितना ही करीब लाएंगे पी के करीब होगा। तो गामा बीटा अल्फा का मान अत्यंत छोटा होगा। केवल हम उसको समझने के लिए थोड़ा दूरी पर लिए हैं कि हमको समझ में आ जाए, स्पष्ट दिखाई पड़े। जब अल्फा बीटा गामा का मान छोटा होगा, अत्यंत छोटा होगा, तो टेन यहाँ से हट जाता है, टेन नगण्य हो जाता है। मैथ से आप लोग समझते होंगे। तो केवल हम यहाँ पर ले लेंगे अल्फा बराबर ए पी बटा ओ पी। ठीक इसी प्रकार से अब त्रिभुज आई ए पी में, त्रिभुज आई ए पी में टेन बीटा बराबर सेम वही परिभाषा होगा ए पी बटा आई पी, ए पी बटा आई पी। इसके लिए भी बीटा का मान अत्यंत छोटा है, बहुत 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 छोटा है, इसलिए क्या हो जाएगा? बीटा बराबर ए पी बटा आई पी। अब फिर तीसरा बचता है कौन? सी ए पी, यानी गामा के लिए त्रिभुज सी आई पी में देखते हैं। सी आई पी में तो टेन गामा के लिए ए पी बटा सी पी हो जाएगा। यहाँ पे सी पी, वही कंडीशन यहाँ पर भी लगेगा, यानी गामा बहुत बहुत छोटा होगा, इसलिए क्या हो जाएगा? गामा बराबर ए पी बटा सी पी।
अब आइए हम यहाँ पे समझते हैं थोड़ा सा बारीक से। त्रिभुज ओ ए सी में देखिए, त्रिभुज ओ ए सी में आप लोग 9th या 8th क्लास में पढ़े होंगे कि किसी त्रिभुज के बाह्य कोण अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। यानी हम यहाँ पे ध्यान दीजिए, वहाँ से आप इसको ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ओ ए सी में बाह्य कोण गामा है, बाह्य कोण गामा है। तो अंतः कोण कौन कौन होंगे इस त्रिभुज के लिए? अल्फा अंतः कोण होंगे और टोटल है पूरा क्या पूरा आई कोण होगा। यह आर अलग है, इसके लिए बना है जो है समूह कोण से होगा। पूरा के पूरा क्या है? आई है। तो गामा बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस आई। प्रमेय वो 9th 10th में पढ़े होंगे, उससे होगा कि बाह्य कोणों का मान त्रिभुज के अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे फिर दोबारा, त्रिभुज ओ ए सी में यानी गामा बराबर क्या हो जाएगा बाबू? अल्फा प्लस आई, अल्फा प्लस आई। तो आई का मान हम यहाँ पे निकाल लेंगे, आई बराबर अल्फा को इधर भेज दीजिए, गामा माइनस अल्फा, समीकरण 1 मान लेंगे इसको। त्रिभुज आई ए सी में, त्रिभुज आई ए सी में देखिए फिर उस त्रिभुज के लिए बाह्य कोण गामा होगा, बाह्य कोण गामा होगा। तो अंतः कोण हो जाएगा बीटा प्लस आर, बीटा प्लस आर अंतः कोण होगा। यहाँ पे केवल हम आर का मान निकाल लेंगे, यानी गामा माइनस बीटा, बीटा को इधर भेज देंगे तो आर का मान निकल जाएगा। इस समीकरण 2 हो जाएगा, समीकरण 1 पहले से हम लोगों को मिल चुका है। यहाँ से अपवर्तन के नियम में आप लोग पढ़े होंगे, अपवर्तन के नियम में पढ़े होंगे एगो स्नेल का नियम, स्नेल के नियम से। तो स्नेल का नियम कहता है कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण का अनुपात एक नियतांक होता है जिसको म्यू से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे दो अपवर्तनांक है, μ1 और μ2। तो इन दोनों को हम ऐसे लिखते हैं 1 और μ2। माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष बराबर हो जाता है साइन आई बटे साइन आर। यह आप लोग अपवर्तन के नियम में पढ़े होंगे या उसको फिर देख सकते हैं। यहाँ पर भी आई और आर का मान अत्यंत अल्प है यानी छोटा है। आई और आर का मान बहुत 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 छोटा होने के कारण 1 2 बराबर केवल आई और आर हो जाता है, साइन यहाँ पर भी लुप्त हो जाता है। तो यहाँ से हम फिर आगे देखेंगे, इसके बदले में हम लिख लेते हैं μ2 बटा μ1 बराबर आई बटे आर। अब यहाँ पे हम तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तब μ2 आर बराबर μ1 आई। यहाँ से अब हमको मान भरना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 का मान भर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे μ2 आर का मान भरिए, यहाँ से गामा माइनस बीटा अब बराबर फिर μ1 आई का मान भरिए, यहाँ समीकरण 1 से गामा माइनस अल्फा। ये कहाँ से आया है बाबू? तो समीकरण 1 एंड 2 से है। कहाँ से आया है? तो समीकरण 1 एंड 2 से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे गामा का मान अब देखिए कहाँ से हम लाएंगे, गामा का मान, बीटा का मान, अल्फा का मान, यहाँ से वहाँ पे हम रखेंगे। तो μ2 इसको और नीचे लिखते हैं बाबू, μ2 इंटू गामा का मान यहाँ से भरिए AP बटा CP माइनस बीटा का मान देखिए यहाँ पे AP बटा IP, AP बटा IP इक्वल टू गामा का मान देखिए यहाँ से फिर भरिए AP बटा CP, AP बटा CP माइनस अल्फा का मान यहाँ से भरिए AP बटा OP।
यहाँ पर भी AP है, यहाँ पर भी AP है, तो दोनों में से AP को बाहर कर देंगे और μ2 को दोनों में गुणा कर देंगे। AP को बाहर कर देंगे, μ1 को दोनों में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए AP यानी μ2 बटा CP माइनस μ2 बटा IP बराबर AP इंटू μ1 बटा CP माइनस μ1 बटा OP। तो AP से AP कैंसिल हो जाएगा, हमको समीकरण मिलेगा μ2 बटा CP माइनस μ2 बटा IP बराबर μ1 बटा CP माइनस μ1 बटा OP। यहाँ से आप पढ़े होंगे एक चिन्ह परिपाटी, मैथ में ये 10th क्लास में आप निर्देशांक ज्यामिति में पढ़े होंगे, चिन्ह परिपाटी या फिजिक्स में भी होता है। इसको हम मूल बिंदु मानते हैं। मूल बिंदु के दाहिने तरफ की सभी दूरियां पॉजिटिव हो जाता है और बाएं तरफ की सभी दूरियां निगेटिव होता है। मूल बिंदु के ऊपर की सभी दूरियां पॉजिटिव हो जाता है और नीचे की सभी दूरियां निगेटिव हो जाता है। तो ठीक दर्पण में भी हम P को मूल बिंदु मानते हैं और इसको X अक्ष मानते हैं और इसको Y अक्ष माना जाता है। तो मूल बिंदु के P से दाहिने तरफ की सारी दूरियां धनात्मक और P के बाएं तरफ की सभी दूरियां ऋणात्मक। तो अब बतलाइए R इस ओर है कि इस ओर है। जब बाएं तरफ है तो स्वाभाविक रूप से R का मान भी ऋणात्मक हो जाएगा, V का मान भी ऋणात्मक हो जाएगा और U का मान भी ऋणात्मक हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से। अब केवल इसका मान भर देंगे I CP IP CP OP का μ2 बटा CP का मान देखिए CP, तो यहाँ पे माइनस R आएगा, मान दिया है R, वक्रता त्रिज्या का मान R होता है, लेकिन चिन्ह परिपाटी के अनुसार यहाँ पे हम माइनस R लिखेंगे। माइनस है तो माइनस μ2 बटा IP का मान हम लिख देंगे माइनस V बराबर μ1 बटा CP का मान देखिए फिर हम माइनस R लिख देंगे, माइनस R माइनस OP का मान लिख देंगे यहाँ पे μ1 बटा OP का मान माइनस U। इसी समीकरण को ऐसे लिखेंगे μ2 बटा माइनस R और माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, प्लस μ2 बटा V। इसको ज्यों के त्यों रहने देंगे, μ1 बटा माइनस R और दोनों माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, प्लस μ1 बटा U। अब यहाँ पे एक क्रिया करेंगे, देखिए इसको उठाकर इधर भेज दीजिए और इसको उठाकर इधर भेज दीजिए, बराबर के इधर उधर। यहाँ पे μ2 बटा V जब है इधर आएगा तो माइनस में μ1 बटा U बराबर μ1 माइनस R। आई जब माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस μ2 बटा R μ2 बटा V माइनस μ1 बटा U बराबर प्लस वाला पहले कर देंगे μ2 बटा R और माइनस μ1 बटा R। हमको समीकरण पूर्ण रूप से μ2 बटा V माइनस μ1 बटा U बराबर R μ2 माइनस μ1। यह हमको अपवर्तन का नियम मिला। गोलीय सतह के लिए अपवर्तन का नियम यह है, ये बहुत VVI है, इम्पोर्टेंट है। यह केवल हम लोग अवतल सतह के लिए देखे हैं और उत्तल सतह के लिए भी सेम टू सेम लगभग इसी प्रकार होता है, केवल उसमें फिगर बदल जाता है। तो आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, यह 5 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछता है और सेम इसी सूत्र पर, इसी फार्मूला पर निर्भर करता है लेंस मेकर सूत्र। वो पिछले साल का पूछा भी है और इस बार भी आशा है कि वो पूछ दे, इसलिए लेंस मेकर सूत्र के लिए इम्पोर्टेंट है या क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, इसको कॉपी पर नोट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।